वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मेरा नाम है शिवम। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपनी वेबसाइट को AWS पे लाइव करना है या होस्ट करना है। अगर आप PHP या क्रिएटिव कोड यूज़ कर रहे हैं उसको भी कैसे होस्ट करना है। उस सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब बात कर लेते हैं हम AWS कंसोल पे। आपको लॉगिन कर लेना है और लॉगिन करने के बाद आपको जाना है EC2 में, क्योंकि मैं अपना लॉगिन कर चुका हूँ। आप सब भी अपना लॉगिन कर लें। जैसे कि देख सकते हैं मेरा भी नया अकाउंट है, तो कोई भी इंस्टेंस इंस्टॉल नहीं है, कोई भी IP नहीं है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें इंस्टेंस पे क्लिक करना है और एक इंस्टेंस को हम इंस्टॉल करने वाले हैं। क्योंकि पहला इंस्टेंस जो हम क्रिएट करेंगे वो ubuntu है और उसी को हम इंस्टॉल करेंगे। तो उसके लिए आपको क्लिक करना है लॉन्च इंस्टेंस पे। और लॉन्च इंस्टेंस पे इसको क्लिक करने के बाद पहले आप अपना रीजन को सिलेक्ट कर ले कि कौन से रीजन पे आपको अपनी वेबसाइट को होस्ट करने वाले हैं। अगर मैं होस्ट करने वाला हूँ अपना स्पेसिफिक मुंबई में, अगर आपका कोई भी रीजन है आप उसमें होस्ट करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। मैं एशिया पैसिफिक्स मुंबई में करूँगा। और इसको सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे अपना इंस्टेंस को सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सा इंस्टेंस को इंस्टॉल करने वाले हैं। मैं यहाँ पे 18 ubuntu 18.04 को इंस्टॉल करने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे फ्री टायर है जो भी आपको क्लेम करने वाले हैं। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा पहले फ्री टायर्स को। आपको सारे फ्री टायर्स मिलेंगे, वरना कुछ पेड्स भी दिखेंगे। अगर आप फ्री टायर सेलेक्ट कर लेंगे, फ्री टायर्स ही आएँगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर रहा हूँ ubuntu और मैंने यहाँ से ubuntu को सिलेक्ट किया है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है कि आपको T2 माइक्रो चाहिए या कौन-सा चाहिए। मैं T2 माइक्रो इसलिए सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये फ्री है और आपको फ्री में मिलता है यहाँ पे स्टोरेज T2 माइक्रो में। आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको कुछ से ज़्यादा यूसेज चाहिए तो आप ले सकते हैं। स्टार्टिंग में मैं कहूँगा T2 माइक्रो ले लो क्योंकि फ्री होता है। अगर कॉन्फ़िगर इंस्टेंस की बात करें, यहाँ पे आपको एज़ इट इज़ छोड़ देना है, कुछ भी चीज़ कॉन्फ़िगर नहीं करनी है क्योंकि ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो रखी होती है। और आप देख सकते हैं सारी सेटिंग्स उन्होंने ऑलरेडी कर रखी है, तो मुझे कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। मैं डायरेक्टली अब जाऊँगा ऐड स्टोरेज के अंदर। ऐड स्टोरेज में आप देख सकते हैं कि हमें ऑलरेडी 8 जीबी प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा एसएसडी चाहिए तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं। तो मेरे को ये एज़ इट इज़ चाहिए क्योंकि मैं 8 जीबी यूज़ करूँगा जो मुझे फ्री टायर में मिल रहा है। तो उसके लिए हम अब ऐड टैग्स करेंगे कि मुझे कुछ टैग्स को ऐड करना है इसके अंदर। तो मैं यहाँ से जाऊँगा नेक्स्ट स्टेप पे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूँ, अगर आपने ऐड स्टोरेज के साथ-साथ डिलीट और टर्मिनेशन पे भी क्लिक कर दें, क आप कभी भी इसको टर्मिनेट कर सकते हैं, फिर डिलीट कर सकते हैं। अगर आप सेलेक्ट नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम करेगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे इंस्टेंस की। तो हमने यहाँ पे दे दिया ऐड टैग्स। तो मैं यहाँ पे देता हूँ इसका नाम फर्स्ट इंस्टेंस की में, और वैल्यू भी देता हूँ मैं इसको इंस्टेंस या जो भी आप देना चाहो, न्यू इंस्टेंस या न्यू कॉन्फ़िगर। तो मैंने यहाँ पे दे दिया न्यू कॉन्फ़िगर इंस्टेंस। और अब मैं इसको क्लिक कर देता हूँ नेक्स्ट कॉन्फ़िगर सिक्योरिटी ग्रुप्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी ग्रुप्स को किसी को मिस ना करें, क्योंकि फिर आप बाद में भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पे अगर आप ऐड करके चलेंगे तो आपको दोबारा से ऐड नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से सेव किया तो आप एक्जिस्टिंग्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है ऑल्ट, जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑल्ट TCP। इन सबको हम एनीवेयर करेंगे और यहाँ पे हम UDP सिलेक्ट करेंगे अब। UDP सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे भी हम इसको भी एनीवेयर करेंगे सोर्स। और एक और सिलेक्ट करेंगे हम RDP या RDP, इसको भी हम एनीवेयर कर देंगे और SSH को भी आप एनीवेयर कर दो। और उसके बाद हम कुछ और सिलेक्ट कर लेते हैं HTTP भी, जिसमें हमें कुछ सिक्योरिटी ग्रुप्स को चाहिए ही चाहिए हमें ये, और इसको भी हम एनीवेयर कर देंगे। और यहाँ से जाएँगे हम नेक्स्ट सिक्योरिटी ग्रुप पे और वो है HTTPS। यहाँ से हमने सिलेक्ट किया HTTPS। कहाँ गया HTTPS? HTTPS, HTTP है, POP, ये रहा HTTPS, इसको भी हम एनीवेयर कर देंगे। अब आपको क्या करना है, आपके सारे सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड हो चुके हैं। अब आपको करना है रिव्यू एंड लॉन्च। रिव्यू एंड लॉन्च करने के बाद आप यहाँ पे अपनी सारी चीज़ों को चेक कर लें अच्छे से, जो जो आपने इंस्टॉल किया है। उसके बाद आपको क्लिक करना है लॉन्च पे। तो मैंने यहाँ पे सब चीज़ें ubuntu को इंस्टॉल कर रहा हूँ, T2 माइक्रो यूज़ कर रहा हूँ और मेरे सिक्योरिटी ग्रुप्स ऐड हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे लॉन्च पे। लॉन्च इंस्टेंस करने के बाद आपको डाउनलोड करना है पहला अपना की पेयर। इसी से आप कनेक्ट कर पाएंगे अपने ubuntu को, अपने टर्मिनल को, सबको। तो उसके लिए आपको यहाँ से डाउनलोड करना है अपना की पेयर। तो मैं यहाँ से क्लिक कर लेता हूँ क्रिएट न्यू की पेयर। आप मल्टीपल इंस्टेंस के लिए की पेयर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं इसके लिए यहाँ पे एक ही की पेयर यूज़ कर रहा हूँ, डाउनलोड कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा नया अकाउंट है। तो मैंने यहाँ पे की पेयर क्रिएट किया फर्स्ट इंस्टेंस। और इसमें आप स्पेस मत दीजिएगा, आपको कनेक्ट करने में प्रॉब्लम होगी बाद में। तो आप इसको नाम एज इट इज़ रख के डाउनलोड कर लें की पेयर। उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक कर दें लॉन्च इंस्टेंस।
कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस, आप लोगों का भी इंस्टेंस क्रिएट हो चुका होगा मेरी तरह, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। और अब इसको रिफ्रेश करेंगे क्योंकि ये अभी पेंडिंग है, तो हम इसको 2 मिनट रुक के रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे कि ये एक्टिव में आ जाए, रनिंग में आ जाए, क्योंकि तभी हम आगे काम कर पाएँगे। जब तक ये रनिंग में नहीं आएगा तब तक कुछ नहीं चलेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इंस्टेंस इस रनिंग में आ चुका है। अब इसका हम नाम दे देते हैं फर्स्ट इंस्टेंस। मैं यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ फर्स्ट इंस्टेंस। हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हमारा इंस्टेंस भी स्टार्ट लॉन्च हो चुका है, हमने रनिंग में आ चुका है। अब हम देखते हैं इसकी आईपी जो हमें मिल रखी होगी ऑलरेडी, पब्लिक आईपी। अब हमें चाहिए प्राइवेट आईपी जो हमारी इंस्टेंस के लिए हो, तो हमें उसको जनरेट करना पड़ेगा। तो मैं पहले आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारे को आईपी ऑलरेडी लोकेट हो चुकी है। अब मुझे एक नई आईपी चाहिए, प्राइवेट आईपी, जो मुझे अपने इंस्टेंस के लिए चाहिए होगी, जैसे कि मैं होस्ट कर सकूँ अपने ये इंस्टेंस और मल्टीपल के लिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे, इसको मैं एंटर करूँगा अगर ब्राउज़र में भी, तो ये अभी नहीं चलेगी, द साइट कांट बी रीच, ये कनेक्टेड नहीं है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले एक आईपी को कनेक्ट करना पड़ेगा, मुझे एक आईपी जनरेट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं जाऊँगा, स्क्रॉल करूँगा लेफ्ट हैंड साइड और नेटवर्क सिक्योरिटी में इलास्टिक आईपी को मैं जनरेट पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद हम यहाँ से गए इलास्टिक आईपीज़। क्लिक करने के बाद मैं एलोकेट एसोस इलास्टिक आईपी पे क्लिक करूँगा, जिससे कि मैं एक आईपी जनरेट कर सकूँ। तो यहाँ से हम क्लिक कर लेते हैं एलोकेट आईपी और यहाँ से हम क्लिक करेंगे नीचे स्क्रॉल करके एलोकेट, क्योंकि मुझे एक इलास्टिक आईपी चाहिए, तो मैं यहाँ से एलोकेट पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करने के बाद मुझे एक आईपी एलोकेट हो जाएगी। आप देख सकते हैं कि मुझे एक आईपी एलोकेट हो चुकी है। हम इसका नाम रख सकते हैं और यहाँ से हम एक्शन पे क्लिक करेंगे। फिर हम एसोसिएट कर देंगे इस आईपी को अपनी पुरानी आईपी के साथ। तो मेरी एक सक्सेसफुल आईपी इलास्टिक आईपी जनरेट हो जाएगी, जिसको मैं डीएनएस से कनेक्ट कर सकता हूँ बाद में कभी भी। तो मैं यहाँ से चूज़ करूँगा अपना इंस्टेंस जो रनिंग में है और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपनी आईपी पुरानी वाली प्राइवेट आईपी और यहाँ से हम क्लिक करूँगा एसोसिएट पे। तो ये मुझे एक एरर मैसेज पास कर रहा है क्योंकि मेरी आईपी अभी एक्चुअली मैंने उसको रिफ्रेश नहीं किया है, इनवैलिड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैक करके एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, जिससे क्या हो, मैं इस एरर मैसेज को भी डिलीट कर देता हूँ। कट कर देते हैं हम इस एरर मैसेज को और उसके बाद हम दोबारा से इसको एलोकेट करेंगे, क्योंकि मुझे एसोसिएट करना पड़ेगा दोबारा से कनेक्ट करने के लिए। तो मैंने इसका रिफ्रेश किया, इसको कट किया मैंने और अब मैं जाता हूँ दोबारा से एक्शन पार्ट पे और यहाँ से क्लिक करेंगे एसोसिएट इलास्टिक आईपी और यहाँ से मैं सिलेक्ट करूँगा अपना इंस्टेंस जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, मैंने जो क्रिएट किया है। और यहाँ से सिलेक्ट करूँगा मैं अपनी प्राइवेट आईपी और यहाँ से एसोसिएट कर दूँगा इस आईपी को अपने उस इंस्टेंस के साथ और मैं यूज़ कर सकता हूँ। आप देख सकते हैं सक्सेसफुली ये कनेक्ट हो चुका है। अब हम 3 स्टेप्स कर चुके हैं, यहाँ से हमने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया, इंस्टेंस क्रिएट कर लिया है और एक आईपी जनरेट कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से इसको कनेक्ट करेंगे आईपी को टर्मिनल के साथ। तो उसके लिए मुझे चाहिए होगा पुट्टी जैन, तो पुट्टी जैन के साथ मेरे को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अपनी आईपी को कॉपी करके रख लेता हूँ। इस इंस्टेंस को सिलेक्ट किया मैंने और इस आईपी को हम कॉपी कर लेते हैं। अब ओपन करते हैं हम अपना पुट्टी जैन। अगर मैं इस आईपी को भी ओपन करूँगा तो ये भी मुझे अभी एरर ही देगी, क्योंकि अभी हमने कुछ इंस्टॉल नहीं करा इसके अंदर। तो मुझे कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा अपाचे वगैरह। तो अपाचे इंस्टॉल करने के लिए मुझे पुट्टी जैन को कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप पुट्टी जैन अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है, तो आप गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं पुट्टी जैन .exe। तो मैं यहाँ से पुट्टी जैन .exe को ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद जो हमने की को डाउनलोड किया था, उस की को आपको यहाँ पे इंपोर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे लोड कर लूँगा प्राइवेट की, जो मैंने डाउनलोड की थी अभी, जो हमारा की पेयर था। जो आपने की पेयर डाउनलोड किया था इंस्टेंस क्रिएट करते हुए, उसको आपको यहाँ पे लोड करना है। तो मैं यहाँ पे ऑल फाइल्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और तभी मेरे को दिखेगी यहाँ पे। अगर मैं जैसे मैंने ऑल फाइल्स को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट इंस्टेंस आ गया। इसको आपको ओपन कर लेना है। ओपन करते ही आपकी की सक्सेसफुली इंपोर्ट हो जाएगी आपके पुट्टी जैन के अंदर। अब आपको क्या करना है, इसको प्राइवेट की एज़ अ सेव कर लेना है, क्योंकि तभी आप इसको कनेक्ट कर पाएँगे पुट्टी से और तभी आपका बंतु ओपन हो पाएगा। और उसके अंदर तभी आप कमांड्स प्रमोट के थ्रू आप कमांड्स डाल पाएँगे, या आप टर्मिनल कनेक्ट कर सकते हैं या कमांड प्रमोट सीएमडी भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको यहाँ पे सेव प्राइवेट की करना पड़ेगा। अगर आपने की इंपोर्ट नहीं किया है तो आप पहले इसको की को इंपोर्ट करें यहाँ पे और सेव करें उसको यहाँ पे प्राइवेट की करके। तो अब हम सेव करके देख लेते हैं।
सेव करना पड़े कर लेते हैं इसको प्राइवेट की को, जो जनरेट हुई है। यहाँ से आपको क्लिक करना है येस और यहाँ पे दे देना है की का नेम। मैं यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट की और मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। जैसे आप इसको सेव करेंगे, इसको आप कट कर दें। अब आपको ओपन करना है पुट्टी, तो यहाँ पे हम पुट्टी ओपन कर लेते हैं। पुट्टी ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको पुट्टी डॉट EXE को ओपन कर लें, क्योंकि पुट्टी जेन का काम हो चुका है। अब EXE में हम यहाँ पे डालेंगे आईपी जो आपने कॉपी की थी। अगर आपने आईपी को कॉपी नहीं किया है तो आप दोबारा से आईपी को कॉपी कर लें। अपने इंस्टेंस को सिलेक्ट करें EC2 के अंदर और यहाँ से उसकी आईपी को कॉपी करें। तो मैंने यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इंस्टेंस सेट किया हुआ है, मैंने आईपी को कॉपी किया यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट करा। पेस्ट करने के बाद आपको जाना है SSH के अंदर। SSH के अंदर आपको जाना है ऑथ के अंदर। ऑथ के अंदर जाने के बाद आपको करना है ब्राउज़ की। जो की अभी आपने डाउनलोड की थी उसी की को यहाँ पे डालना। और जैसे कि यहाँ पे मैंने गलती से कोई और की ओपन हो गई है, तो मैं यहाँ से ब्राउज़ करा, मैंने यहाँ पे गया डाउनलोड सेक्शन में। डाउनलोड में जाने के बाद आपको मिलेगी प्राइवेट की जो आपने डाउनलोड की थी पीपी के फर्स्ट की। इसको आप ऑल फाइल्स करके भी ढूँढ सकते हैं अगर नहीं मिल रही है तो। इसको आपको ओपन कर लेना है यहाँ पे। ओपन करने के बाद जैसे ही आप ओपन करेंगे और यहाँ पे आपको उसको एक्सेस देना है येस और लॉगिन में डालना है आपको उबंटू और एंटर करते ही आपका उबंटू कनेक्ट हो गया है आईपी भी। अब आप यहाँ पे अपना कमांड्स को डाल के इंस्टॉल कर सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर आपका उबंटू कनेक्ट नहीं हो रहा है, कई लोगों का नहीं हो पाता पुट्टी के साथ, बहुत इश्यूज़ करता है, मेरे साथ भी पहली बार बहुत हुआ था, तो मैंने यहाँ से सीएमडी के थ्रू भी कनेक्ट किया था। अगर आप टर्मिनल यूज़ कर रहे हैं तो भी आप यही सेम प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे आपको डालना है सीडी डाउनलोड्स, क्योंकि डाउनलोड्स में आपकी फाइल्स है तो आप डाउनलोड डालेंगे, अगर डॉक्यूमेंट में तो आप डॉक्यूमेंट डालेंगे। और यहाँ पे आपको डालना है जो आपने यहाँ से आपको ईज़ी तरीका सबसे ईज़ी है, आपको जाना है EC2 डैशबोर्ड में, इंस्टेंस पे जाना है। इंस्टेंस को सिलेक्ट करके कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। कनेक्ट पे क्लिक करने के आपको यहाँ पे मिल जाएगा इंस्टेंस के कनेक्ट के लिए आपको EC2 कनेक्ट, फिर यहाँ पे मिलेगा आपको सेशन मैनेजर और फिर आपको मिलेगा एक सेकंड मैं आपको बताता हूँ। इंस्टेंस पे ओपन करने के बाद आपको इंस्टेंस को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के जाना है आपको कनेक्ट के अंदर, कनेक्ट में जाने के बाद आपको जाना है EC2 कनेक्ट में, क्यों नहीं आ रहा है? यहाँ पे आपकी आईपी आ रही है बट आपको जाना है एसएसएच क्लाइंट के अंदर और यहाँ पे आपको 2 मिलेंगे, फोर्थ वाला आपको कनेक्ट करेगा आपके डोमेन के लिए, जो पब्लिक डीएनएस के लिए यूज़ किया जाता है और हमें यूज़ करना है एग्ज़ाम्पल वाला जो हमने उबंटू कनेक्ट करने के लिए। तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एग्ज़ाम्पल वाले को और आपको जाना है सीएमडी के अंदर, यहाँ पे पेस्ट कर देना है। एंटर करते ही एक्चुअली अब मेरा गलती से वो डीएनएस वाला कॉपी हो गया है। मैं यहाँ से एग्ज़ाम्पल वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट करेंगे इसको, एंटर करेंगे। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है येस कनेक्ट करने के लिए और आपका उबंटू सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। ये दूसरा मेथड है कनेक्ट करने का उबंटू को टर्मिनल के साथ भी, आप इसके थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों मेथड थे जो हमने बात करी है, कैसे कनेक्ट करना है। अब हम बात करेंगे कि कैसे अब आपको अपनी कमांड्स को यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ से वन बाय कमांड्स को हम कॉपी पेस्ट करेंगे। ये कमांड्स आपको, इसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड्स को, sudo apt अपडेट इंस्टॉल अपाचे 2 और इस कमांड को हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करते ही यहाँ पे हम एंटर करेंगे तो हमारे अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सर्वर पे। आपको भी इंस्टॉल कर लेना है अपाचे को अपने सर्वर पे। तो यहाँ पे आपको लिखना है येस, वाई लिख के आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। कंटिन्यू हो जाएगा, कंटिन्यू होते ही ये कंप्लीट होगा 100% और उसके बाद यहाँ पे आप इसका उसके बाद आपको हम कॉन्फ़िगर करेंगे फायरवॉल सेटिंग्स को। तो जैसे ये अपाचे कंप्लीट हो चुका है, अब हम यहाँ से कॉन्फ़िगर करते हैं फायरवॉल्स को, यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। फायरवॉल्स को कॉपी करने के बाद यहाँ पे आपको कॉपी पेस्ट कर देना है और एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपका सक्सेसफुली फायरवॉल सेटिंग्स भी हो चुकी है। अब आपको इसको अलाउ करना है अपाचे फुल, कि जितने पूरे अपाचे में जो भी उनकी फायरवॉल सेटिंग्स है वो अलाउ हो जाए। तो मैं यहाँ पे वो भी डालता हूँ और हम वन बाय वन करके ये सारे कमांड्स को कॉपी पेस्ट करेंगे। अब डालेंगे हम sudo ufw enable, ये लिख के आप एंटर कर देंगे और यहाँ पे आपको लिखना है वाई एंटर। ये फायरवॉल सेटिंग्स अनेबल हो चुकी है। अब हम स्टेटस चेक कर लेते हैं।
तो अनेबल स्टेटस चेक करने के लिए हम ये कमांड डालेंगे sudo ufw status। मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सब चीज़ें अलाउ हो चुकी है मेरे। और अब हम चेक करते हैं अपाचे को, टेस्ट कर लेते हैं एक बार अपाचे सर्वर को। तो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया अपाचे, कॉपी किया और यहाँ पे डाला, मैंने पेस्ट किया बंतु में sudo service apache 2 स्टेटस। तो आप देख सकते हैं ये अपाचे का स्टेटस सक्सेसफुली हो चुका है, लोड कर चुका है। अब आपको इंस्टॉल करना है MySQL डेटाबेस। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉपी करनी है कमांड को और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे डालना है आपको sudo apt update एंड sudo। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, अगर आप अपने आईपी को अगर ऑन मतलब चेक करेंगे रनिंग में है कि नहीं, तो आपको एक पेज लोड होगा, अगर आपकी आईपी सही से वर्क कर रही होगी तो। अगर नहीं कर रही होगी, तो आपका पेज लोड नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा अपाचे जो इंस्टॉल किया है, वो यहाँ पे लोड हो रहा है उसका पेज। अगर नहीं हो रहा है, तो आप डीएनएस से कनेक्ट करके भी चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं अब यहाँ पे आपको बाद में बताऊँगा कि डीएनएस से कैसे कनेक्ट करना है। पहले हम इसको आईपी इसको कॉपी कर लेते हैं कमांड को और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, इस कमांड को भी। तो हमारा अपाचे इंस्टॉल हो जाएगा, मतलब एसक्यूएल इंस्टॉल हो जाएगा हमारे सर्वर पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है वाई कंटिन्यू के लिए। जैसे ही 100% कंप्लीट होगा, उसके बाद हम इसका स्टेटस चेक करेंगे। जैसे ये प्रोग्रेस करना स्टार्ट हो चुका है और ये 96% कंप्लीट। जैसे कि इंस्टॉल हो चुका है अपाचे माइस्क्वेल। अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है कि ये सही से इंस्टॉल हुआ है या नहीं। तो हम यहाँ पर डालेंगे नेक्स्ट कमांड sudo सर्विस माइस्क्वेल स्टेटस क्या है। तो उसके लिए हम ये कमांड डालेंगे। कमांड पेस्ट करते ही ये आपको स्टेटस दिखा देगा। तो माइस्क्वेल सर्वर हमारा इंस्टॉल हो चुका है, सेटअप हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इंस्टॉल करना है माइस्क्वेल सिक्योरिटीज़ को। तो अब यहाँ से हम क्या करेंगे, अब सिक्योरिटी कमांड्स को कॉपी करेंगे। तो मैं यहाँ से सिक्योरिटी कमांड्स को कॉपी करने के लिए चल जाता हूँ अपने वर्ड पे, जहाँ पे मैंने लिखा है माइस्क्वेल 5th पार्ट। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करेंगे। इससे क्या होगा, आपका सिक्योर हो जाएगा आपका माइस्क्वेल। तो उसके लिए आपको ये कॉपी करना पड़ेगा। तो हम कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करने के बाद हम सीएमडी में पेस्ट करेंगे और आपको एंटर करना है वाई। जैसे ही हम इसको इंस्टॉल करेंगे, एंटर करेंगे, तो ये आपसे पूछेगा येस। तो आपको वाई एंटर करके फिर दोबारा एंटर कर देना है। फिर आपको यहाँ पे डालना है पासवर्ड कि आप कितना सिक्योर करना चाहते हैं। 0 1 0 मतलब होता है आपका जो लो, फिर 1 मीडियम, आपका 2 डालना है आपको स्ट्रॉन्ग के लिए। आप 1 डाल सकते हैं मीडियम पासवर्ड के लिए। आपको मीडियम रखना है तो 1 डालने के बाद यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना पासवर्ड। जो भी आप इसका पासवर्ड रखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। पासवर्ड एंटर करने के बाद आपको री एंटर करना है पासवर्ड और उसको फिर एंटर कर देना है। अब यहाँ से आपको लिखना है वाई, फिर से वाई लिख के फिर एंटर कर देना है। यहाँ पे फिर से वाई लिखना है आपको और एंटर कर देना है और एक और बार वाई लिख कर एंटर कर देंगे, तो आपका प्रिविलेजेस टेबल भी एंड क्रिएट हो जाएंगी। ऑल डन हो चुका है इसके अंदर। अब आप क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे आपको नेक्स्ट कमांड को कॉपी करना है माइस्क्वेल रूट वर्जन के लिए चेक करने के लिए। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं माइस्क्वेल सूडो माइस्क्वेल एडमिन पी रूट और यहाँ पे वर्जन। तो आपको वो पासवर्ड डालना है जो अभी आपने क्रिएट किया था। एंटर करते ही ये आपका हो जाएगा सक्सेसफुली। इसके बाद आपको इंस्टॉल करना है पीएचपी। तो हम डालेंगे पीएचपी की कमांड्स जो हमें इंस्टॉल करना है पीएचपी को, और पीएचपी वर्जन चेक करेंगे उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद। तो हम यहाँ पे पीएचपी कमांड्स को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं पीएचपी कमांड को और एंटर कर देते हैं। एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे वाई टाइप करके एंटर करना है। जैसे ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो जाएगा आपका पीएचपी, तो आप इसको यूज़ कर पाएंगे। आपको अगर पीएचपी वेबसाइट डालते हैं या क्रिएटिव कोड डालते हैं, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए पीएचपी। और अब यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कौन सा पीएचपी वर्जन है। जब मैं इंस्टॉल कर रहा था मेरा पीएचपी वर्जन यही है
अब जब आप इंस्टॉल करेंगे तो आपका पीएचपी नया पीएचपी वर्ज़न होगा। अभी जो मैंने जैसे कि इंस्टॉल किया तो मेरा 7.2 है। अब आपका 7.4 या 7.6 होगा, जब आप इसको इस टाइम पे इंस्टॉल कर रहे होंगे। अब हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे पीएचपी माय एडमिन। अब पीएचपी तो इंस्टॉल हो चुकी है, अब आपको पीएचपी माय एडमिन अब जब ओपन करेंगे स्लैश पीएचपी माय एडमिन हम ओपन करते हैं, उसके लिए हम ये कमांड डालेंगे और तभी हम पीएचपी माय एडमिन ओपन कर पाएँगे। तो मैं यहाँ पे पीएचपी माय एडमिन ओपन करने के लिए ये कमांड्स को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ से हम इसको कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अभी पीएचपी माय एडमिन भी हमारा इंस्टॉल हो चुका है, इसको आपको वाई लिख के एंटर कर देना है। जैसे ही इंस्टॉल होगा आप इसको स्लैश पीएचपी में एडमिन करके आप चेक कर पाएँगे कि आपका पीएचपी में एडमिन इंस्टॉल हुआ है या नहीं आपके आईपी के साथ। तो उसके लिए हम ये पीएचपी में एडमिन है या फिर हम यहाँ पे डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे पीएचपी में एडमिन को क्रिएट कर दिया और ये आपका अपाचे लोड हो चुका है। ओके कर देना है आपको। यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे अपाचे 2 और उसको ओके कर देंगे। यहाँ पे आपको क्लिक करना है येस, कॉन्फ़िगर डेटाबेस और यहाँ पे डालना है आपको पासवर्ड फॉर पीएचपी माय एडमिन के लिए और यहाँ पे पासवर्ड डालते ही आप उसको ओके कर देंगे और यहाँ पे आपको कन्फर्म करना है पासवर्ड। पासवर्ड कन्फर्म होते ही ये इंस्टॉल हो जाएगा आपका माइस पीएचपी माय एडमिन। अब इसके लिए आपको यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो आपका पीएचपी माय एडमिन इंस्टॉल हो चुका होगा। आप स्लैश पीएचपी माय एडमिन क्लिक करेंगे और एंटर करेंगे तो आपका पीएचपी माय एडमिन अभी ये मुझे एरर दे रहा है। तो मैं अभी इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। एक बार मैं ये वाली कमांड को भी कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ कॉन्फ़िगर करने के लिए। तो यहाँ पे हम डालते हैं सुडो पीएचपी माय एडमिन कॉन्फ़िगर। तो ये अपाचे कॉन्फ़िगर हो चुका है और इस बार हम पीएचपी माय एडमिन डॉट कॉन्फ़िगर भी कर लेते हैं। एक बार हम रीलोड कर देते हैं अपाचे सर्वर को और उसके बाद हम दोबारा से ट्राई करेंगे ओपन करके। तो मैं यहाँ से अपाचे सर्वर को रीलोड कर लेता हूँ एक बार। तो ये सक्सेसफुली रीलोड हो चुका है मेरा अपाचे सर्वर। अब हम आईपी को कॉपी कर लेते हैं और डोमेन के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। अगर आपका कोई भी डोमेन प्रोवाइडर है आप उसको ओपन कर लें। मैं गोडैडी से बाय किया तो मैं गोडैडी के साथ कनेक्ट करूँगा इस डोमेन को, आईपी को डोमेन के साथ। तो मैं यहाँ से साइन इन कर लेता हूँ और साइन इन करने के बाद मैं जाऊँगा यहाँ से मैनेज डोमेन्स के अंदर। मैनेज डोमेन के अंदर जाने के बाद आपको जाना है प्रोडक्ट पेज में जहाँ पे आपके सारे डोमेन्स होंगे। आपका जो भी सिलेक्ट करना है जिस डोमेन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं इस आईपी को, उस डोमेन को आपको डीएनएस में जाना है उस सेक्शन के। तो मैं यहाँ से चला जाता हूँ प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट पेज में जाने के बाद मेरे सारे डोमेन्स आ जाएँगे यहाँ पे। तो मेरा अभी ये मेन डोमेन है तो मैं इसका डीएनएस ओपन कर लेता हूँ। डीएनएस ओपन करने के बाद आपको क्रिएट करना है एक रिकॉर्ड, ए रिकॉर्ड जिसके थ्रू आप आईपी को कनेक्ट कर पाएँगे। तो मेरे यहाँ पे ऑलरेडी एक आईपी कनेक्टेड है और मैं अब एक और आईपी कनेक्ट करने जाऊँगा तो ये कनेक्ट नहीं करेगा क्योंकि मेरी एक और ऑलरेडी एक आईपी कनेक्टेड है इसके साथ। तो मैं यहाँ पे ए रिकॉर्ड क्रिएट करूँगा, टाइप में ना होस्ट में डालूँगा @ पॉइंट में डालूँगा आईपी। बट ये सेव नहीं होगी क्योंकि मेरा ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्रिएटेड है। तो आप ऐसे क्रिएट कर सकते हो। मैं इसको आईपी को डिलीट कर देता हूँ और मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ नई आईपी के साथ। अगर आपका भी कोई ऑलरेडी पॉइंट कर रखी है तो आप उसको पहले डिलीट कर दें और उसके बाद दोबारा से एक ए रिकॉर्ड क्रिएट करें और यहाँ पे डालें @ और यहाँ पे डालें आईपी। उसके बाद आप इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद अगर आप आईपी को रिफ्लेक्ट करेंगे अब डोमेन के ऊपर, तो ये अब डोमेन के साथ वर्क करेगी। तो अब हम डोमेन को ओपन करेंगे अपने ब्राउज़र पे कि ये आईपी वर्क कर रही है, नहीं कर रही है। तो मैं यहाँ पे डालूँगा अपना डोमेन, तो यहाँ पे अपाचे पेज लोड होगा जो डिफ़ॉल्ट पेज था जो हमने पहले आईपी के साथ रिफ्लेक्ट कर रहा था। और यहाँ पे हम स्लैश phpMadmin करके भी देखेंगे तो phpMadmin ओपन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो भी ओपन हो गया है। अब हमें क्या क्रिएट करना है, अब यूज़र क्रिएट करना है लॉगिन करने के लिए। तो अब हम क्रिएट करेंगे यूज़र, तो उसके लिए हमें यहाँ से कमांड क्रिएट करनी है MySQL यूज़र वाली कमांड को। इसको हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको डालना है कमांड प्रमोट में जहाँ पे अपने टर्मिनल ubuntu कनेक्टेड है। यहाँ पे पेस्ट करेंगे ये कमांड को। जैसे ही आप इस कमांड को पेस्ट करेंगे तो उसके बाद आपको यूज़र वाली कमांड को कॉपी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ दोबारा से, ये कॉपी सही से नहीं हुआ होगा और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर देता हूँ।
ऐड करने के बाद यहाँ पे आपका आ चुका है और अब यहाँ पे आपको क्रिएट करना है माई एसक्यूएल यूज़र। तो हम क्रिएट करेंगे, अब यूज़र वाली कमांड को कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। तो अब हम प्रिविलेजेस वाली कमांड को कॉपी करेंगे जिससे कि हम एक यूज़र क्रिएट कर सकें इसके अंदर। तो यहाँ से आपको इसको कॉपी पेस्ट कर देना है यहाँ पे यूज़र क्रिएट करने के लिए। बट इसमें आप ध्यान दीजिएगा, आपको यूज़र नेम को चेंज करना है और पासवर्ड को भी। आप जो यूज़र नेम रखना चाहते हैं वो यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम चेंज कर देता हूँ, उसको मैं एडमिन दे देता हूँ। और पासवर्ड में मैं पासवर्ड को चेंज करके जो भी आप रखना चाहें वो रख सकते हैं। उसके बाद आप एंटर कर देंगे तो क्वेरी आपकी ओके हो जाएगी। इसके बाद आपको जो नेक्स्ट क्वेरी डालनी है वो ग्रांट करना है और प्रिविलेजेस को। जब आप डेटाबेस क्रिएट करते हैं तो भी आप करते हैं, चाहे आप कोई भी होस्टिंग यूज़ करते हैं। तो उसमें जब आप यूज़र क्रिएट करते हैं तो आपको सारे प्रिविलेज को ओके करना पड़ता है, उसको सारा एक्सेस देना पड़ता है। तो यहाँ पे हम उसको कॉपी पेस्ट करेंगे और जब आप कॉपी पेस्ट करेंगे तो आपको यूज़र नेम को चेंज करना पड़ेगा इसके अंदर एडिट करके, तब आप उसको एंटर कर पाएँगे, वरना आपकी क्वेरी फेल्ड हो जाएगी, वरना वो एरर देती रहेगी आपको बार-बार। तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इस क्वेरी को और यहाँ पे डालता हूँ मैं एडमिन। एडमिन डाल के मैं एंटर कर दूँगा। एंटर करते ही आपको उसके बाद ग्रांट कर देना है इसको सारे प्रिविलेजेस और उसके बाद आपको जाना है फुल फ्लश प्रिविलेजेस के अंदर। इसको भी कॉपी कर लेना है नेक्स्ट कमांड को और यहाँ से हम इसको भी पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। उसके बाद आपको इसको एग्ज़िट करना है। ये पेस्ट करने के बाद ये क्वेरी भी हमारी ओके हो चुकी है। अब हम इसको एग्ज़िट करके अब नेक्स्ट कमांड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या करना है, आपको सिक्योर करना है पीएचपी माय एडमिन को। तो यहाँ से हम चलेंगे नेक्स्ट कमांड पे और यहाँ से हम इसको सिक्योर करेंगे। जब आप सिक्योर पे इसको कॉपी करेंगे तो ये इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये बेनिफिट मिलेगा आपको, जब भी आप अपना कोई भी आपका हैक करता है तो वो स्लैश php में एडमिन करके आपका php में एडमिन ओपन नहीं कर पाएगा। उसका हम नया नाम ही बदल देंगे तो कुछ और नाम से होगा तो उसको ढूँढने में टाइम लगेगा। तो आप कुछ भी यूनिक नेम रख सकते हैं जिससे कि वो एक्सेस ना कर पाए। जब इस कमांड को आप कॉपी पेस्ट करके एंटर करेंगे तो आपको अलाइस करके पहली लाइन मिलेगी, तो मैं इसको आपको एंटर करके दिखाऊँगा। तो इससे पहले आप चीज़ों को समझ लें जिससे आपको बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए मैं आपको बता रहा था। तो अभी जैसे कि आप यहाँ पे एंटर करेंगे तो आपको यहाँ पे अलायस के अंदर पीएचपी में एडमिन मिलेगा। इसका नाम यू चेंज करके आप कुछ भी रख सकते हैं और जब भी आप इसको एंटर करेंगे तो आप उसी नाम से आप इसको ओपन कर पाएँगे। तो इसको मैं इसलिए नहीं चेंज कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं अपने किसी को एक्सेस दूँगा तो पीएचपी में एडमिन करके दूँगा, बट आप चेंज करके आपको उसको सिक्योर कर सकते हैं और इससे ये मिलेगा, आपको कोई जल्दी से हैक नहीं कर पाता जब आप इसको सिक्योर कर लेते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे इसको अब एग्ज़िट कर लेता हूँ और एग्ज़िट करके फिर हम नेक्स्ट कमांड पे चलेंगे। कैसे आप ज़िप और अनज़िप कमांड्स को आप इसमें ऐड ऑन्स करने वाले हैं। और अगर आपको सिक्योर करना है तो आप कर सकते हैं इस कमांड को चेंज करने के लिए, और इसके जो फ़ाइल है वो मेरे आपको नीचे मिल जाएगी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जाके इसको कॉपी करके पेस्ट करके चेंज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं ज़िप और अनज़िप कमांड में। तो मैं यहाँ से ऐप्ट गेट अपडेट वाली कमांड को कॉपी करूँगा और यहाँ पे पेस्ट करूँगा वन बाय वन, जिससे कि मैं इसको ऐड कर सकूँ। तो मैं यहाँ पे, अगर आप क्लियर करना चाहें तो क्लियर कमांड डाल के आप इसको पूरा क्लियर कर सकते हैं और आप स्टार्टिंग से दोबारा से डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आप क्लियर कमांड डाल देता हूँ। तो मेरा ये क्लियर हो चुका है पेज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड पे, ज़िप और अनज़िप वाली कमांड पे। तो अब हम कॉपी करेंगे ज़िप एंड अनज़िप कमांड्स को और वहाँ पे पेस्ट करेंगे, क्योंकि हमने सिक्योर पीएचपी एडमिन के बारे में बात कर चुके हैं। अब हमारा पार्ट आता है 10th पे और हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद आपको इसको पेस्ट करना है यहाँ पे और यहाँ पे जैसे कि वो लॉक्ड हो रखा है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम एक बार इसको अपाचे को रीलोड कर लेते हैं सर्वर को। सर्वर रीलोड करने के लिए हमें कॉपी करेंगे sudo apache वाली कमांड को, रीलोड कमांड को, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे। एंटर करने के बाद अब आपको दोबारा से ज़िप और अनज़िप कमांड को करना है लोड। तो उससे पहले आपको डालना है sudo। sudo डालने के बाद आप इसको एंटर करेंगे। एंटर करते ही आपका sudo इंस्टॉलर ज़िप एंड अनज़िप वाली कमांड इंस्टॉल हो जाएगी आपके। अब आप कोई भी फ़ाइल को अनज़िप और ज़िप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अनेबल करते हैं HTSS फ़ाइल को, और इसके बिना कोड्स को कई बार नहीं वर्क करते, तो हम इसको यहाँ से अपडेट करेंगे पहले। तो हमने कॉपी पेस्ट करा यहाँ पे, कॉपी करने के बाद और इसको अपडेट किया पैकेजेस को। अब रीराइट मोड को अनेबल करेंगे हम। तो उसके लिए हमने ये इसको कॉपी किया और रीराइट करने के लिए इसको भी हमने एक्टिवेट कर लिया है। अब नेक्स्ट कमांड को कॉपी कर लेते हैं और इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं। इसके अंदर आपको यहाँ पे कॉपी करना है डायरेक्टरी पाथ और यहाँ पे पेस्ट कर देना है इसके अंदर। तो हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं
अलाउ ओवरराइड। अगर कोई भी आप चीज़ को दोबारा अपलोड करेंगे और वो उसको ओवरराइड कर सके, तो उसके लिए हम इसको यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आई थिंक वो कॉपी नहीं हुई है सही से, तो मैं दोबारा से इसको कॉपी कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे इसको। जैसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। अब हम इसको सेव करके अब एक और कमांड को हमें कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा-सा ज़रा सिस्टमैटिक वे में कर देते हैं हम। हमने इसको सेव कर दिया, अब एग्ज़िट कर दिया। एग्ज़िट करने के बाद अब करना है आपको अपाचे कमांड्स को, अपाचे फाइल्स को यहाँ पे कॉन्फ़िगर। तो उसके लिए आपको सूडो ये वाली कॉपी करनी है फर्स्ट कमांड, और हम वहाँ पे पेस्ट कर देंगे इसको। पेस्ट करते ही ये आपका अपाचे 2 भी कॉन्फ़िगर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ये चीज़ों को पेस्ट करना है जो यहाँ पे हमने कॉपी करके रखा हुआ है वर्ड फाइल में। इसको रिप्लेस करेंगे यहाँ पे हम ऐड ऑन्स करके। तो जहाँ पे आपका लिखा हुआ है डायरेक्टरी वेरिएबल, इसके नीचे वाले पाथ में आपको ये कॉपी करना है और इसको यहाँ पे एक्सेस देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हम मैं इसको साइड में स्क्रॉल करूँ तो यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम बात करें लास्ट वाले में, तो यहाँ पे वेरिएबल ww और ओवरराइड अलाउ कर रखा है यहाँ पे नॉन। आपको यहाँ पे इसको हटा के, नन को हटा के आपको ऑल करना है। रिक्वायर्ड ऑल ग्रांटेड आ जाएगा। और उसके बाद आप देख सकते हैं नीचे आपको एचटीएमएल स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है एंटर करके। नेक्स्ट वाली कमांड को डायरेक्टरी स्लैश वेरिएबल स्लैश ww स्लैश एचटीएमएल ऑप्शन इंडेक्सेस और डायरेक्टरीज को, और इसको कॉपी कर लेना है आपको। कॉपी करने के बाद आपको वहाँ पे जाके पेस्ट कर देना है। इसके बाद सर्वर सिग्नेचर ऑफ कर देना है और सर्वर सर्वर टोकन्स को PROD कर देना है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं। तो हम सबसे आखिरी में चल लेते हैं स्क्रॉल करके और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद आप इसको सेव करके एग्जिट कर देंगे, रीराइट यस, और उसको एग्जिट। एग्जिट करते ही ये हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड में, इंस्टॉल इन कर्ल। आप इसको कॉपी करना है आपको कर्ल कमांड्स को और वहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और यहाँ पे हमने पेस्ट किया कर्ल कमांड्स को। जैसे कि आप देख सकते हैं पैकेजेस हो चुके हैं इसके इंस्टॉल, और इसको हम रीस्टार्ट कर लेते हैं अपाचे सर्वर को और फिर हम चेक करेंगे, इंस्टॉल करेंगे PHP 7.0 कर्ल वर्जन, और इसको हम कॉपी करते हैं। दोबारा से हम CMD पे जाके इसको पेस्ट करेंगे। तो हम इसको कॉपी कर चुके हैं और अब हम इसको पेस्ट करेंगे यहाँ पे। पेस्ट करते ही ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा PHP 7.0 कर्ल। तो जैसे कि हमने यहाँ पे पेस्ट करा है, अब हम इसको एंटर करेंगे और ये स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। तो मैं यहाँ से इसको एंटर कर देता हूँ दोबारा से ओपन करके, और यहाँ से मैं PHP कर्ल 7.2 कर रहा हूँ क्योंकि 7.2 नया अपडेटेड है मेरे लिए। और आपका जो भी अपडेटेड है आप वो चेक करके उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। और अब हम रीस्टार्ट कर देंगे अपाचे सर्वर को दोबारा से। तो मैंने रीस्टार्ट वाली कमांड को कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर दूंगा और एंटर करते ही ये रीस्टार्ट हो जाएगा। अब आपका आता है एसएसएल के लिए कुछ कमांड्स हैं और सेटअप कर सकते हैं आप SSH की। तो उसके लिए भी कुछ कमांड्स दे रखी है।
हम एसएसएल हम बाद में सेटअप करेंगे, बट अब अपनी वेबसाइट को होस्ट करेंगे, लाइव करेंगे। तो हम लाइव करके चेक करेंगे कि हमारी वेबसाइट इज़ वर्क कर रही है या नहीं कर रही है। तो एक बार मैं इसको रीलोड कर लेता हूँ पेज को। ये तो काफ़ी टाइम ले रहा है आई थिंक लोड होने में। तो जैसे कि ये रीलोड हो रहा है होने में टाइम ले रहा है, तो मैं एक बार पीएच डायरेक्टली डोमेन को एक बार रीलोड करके देखता हूँ। तो ये रीलोड नहीं हो रहा है। आप देख सकते हैं साइट कांट बी रीच आ रहा है। मैं दोबारा से रीलोड कर लेता हूँ। तो अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम आ रही है, साइट कांट बी रीलोड रीच कर रही है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें वेबसाइट को होस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा फाइलज़िला में, और फाइलज़िला से हम यहाँ पे डायरेक्टली फाइल्स को हम अपलोड करने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पे फाइलज़िला को ओपन किया और यहाँ से मैं कनेक्ट करूँगा साइट मैनेजर के थ्रू, और यहाँ से आपको फाइलज़िला को डाउनलोड कर लेना है। आपको क्लिक करना है न्यू साइट, और यहाँ से हम करेंगे दोबारा से न्यू साइट पे क्लिक करके, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे न्यू साइट, जैसे कि आप आ चुका है, और यहाँ पे आपको उसका नाम दे देना है। जैसे मैं यहाँ पर देता हूँ शिवम, क्योंकि मैं आपके लिए दोबारा से दिखा रहा हूँ, क्योंकि नया अकाउंट के थ्रू, तो इसलिए मैंने दोबारा से डाउनलोड नहीं करा है। अगर आपने फाइलज़िला डाउनलोड नहीं किया, आप कर सकते हैं। आपको ओपन सोर्स में मिल जाएगा ये फ्री में, तो आपको वहाँ से डाउनलोड कर लेना है, और यहाँ पे आपको अपनी आईपी पेस्ट करनी है और पोर्ट डालना है 22। ये डालते ही आपका, उसके बाद आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे कनेक्ट करने के लिए आपको करना है ओनली यूज़ प्लेन एफटीपी इनसिक्योर। आप ये भी करके कनेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास आईडी पासवर्ड नहीं है। अब हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे एसएफटीपी, और यहाँ से आईपी डली हुई हमारी, पोर्ट भी डला हुआ है, और लोगोन में हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टाइप में की फाइल, और की फाइल सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे हम यूज़र डालेंगे ubuntu, और ब्राउज़ करेंगे हमने की फाइल जो डाउनलोड करी थी, उस की फाइल को हम यहाँ पे ओपन करेंगे। जो भी आपने की फाइल डाउनलोड की थी, हम उसको यहाँ पे आप ओपन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से चले जाता हूँ डाउनलोड्स में, और यहाँ से मैं अपनी की फाइल को ओपन कर लेता हूँ ब्राउज़ करके, और मैं यहाँ से क्लिक करूँगा कनेक्ट पे, और ये कनेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कनेक्ट हो चुका है। अब आपको यहाँ से जाना है अपने वेरिएबल के अंदर, और www के अंदर /where, और यहाँ पे टाइप करके भी सर्च कर सकते हैं, डायरेक्टली डायरेक्टरी के अंदर जा सकते हैं आप, और यहाँ पे आपको जाना है वेयर के अंदर। अगर आपको नहीं भी मिल रही है, तो आप टाइप करके भी इसके अंदर एंटर कर देंगे अपने रूट फ़ोल्डर के अंदर, जहाँ पे आपकी सारी फाइल्स एंटर्ड हैं। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ वेयर स्लैश एंटर www/html। अब आपको एंटर कर देना है। एंटर करते ही आपको डायरेक्टरी के अंदर ले लेगा डायरेक्टली, और वहाँ पे आपको मिलेगी ubuntu फाइल, जो अपने इंडेक्स फाइल है। ये अपाचे फाइल है, जो हमने आप सर्वर पे जब इंस्टॉल किया था, तभी अपने आप ऑटोमेटिकली जनरेट हुई थी। आप इसको डिलीट कर दें, और जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे परमिशन डिनाइड आ रहा है कि मुझे यहाँ पे परमिशंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम कमांड्स को डालेंगे। तो यहाँ पे हमें दोबारा से रिकनेक्ट करना पड़ेगा। तो ये सेशन आउट हो चुका है, तो मैंने इसे रिकनेक्ट किया इसको, और यहाँ से मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। अब यहाँ से हम कमांड डालेंगे sudo chow। इससे क्या होगा, जो हम ये कमांड डाल देंगे, तो इससे हम डिलीट कर पाएंगे फाइल को, और अगर ये कमांड चल जाती है, तो हमारी फाइल डिलीट हो पाएगी और उसको रीराइट परमिशन मिल जाएगी। तो हम यहाँ से डाल देते हैं chow-r ubuntu /where /www/html। जैसे आप देख सकते हैं कमांड नॉट फाउंड आ रहा है, तो उसका मतलब ये कमांड वर्क नहीं कर रही है। तो मैं अब इसके लिए दूसरी कमांड को एक बार डाल के देख लेता हूँ एंटर करके। तो एक बार मैं यहाँ पे डालूँगा sudo chmod 7-r7 4 755/where/www/html। जैसे ही मैं कमांड एंटर करूँगा, तो आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुल हो चुका है, कोई एरर नहीं आई है। तो इसका मतलब ये फाइल डिलीट हो सकती है। तो मैं इसको यहाँ से एक बार रिफ्रेश करता हूँ, और ये रिकनेक्ट हो जाएगा मेरा सर्वर, और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद जो मैंने कोड मेरा पास है, मैं उस कोड को यहाँ पे अपलोड करूँगा। तो उस कोड को अपलोड करने के लिए मुझे एक ज़िप फाइल बनानी पड़ेगी पहले। तो मुझे ज़िप बनाने के लिए मुझे उस डायरेक्टरी में, यहाँ पे मेरा फ़ोल्डर है, मेरे को उसके पास उसमें जाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सक्सेसफुल डिलीट हो चुका है।
तो अब हम क्या करते हैं, अब उस फ़ाइल को ज़िप बना लेते हैं और यहाँ अपलोड करेंगे। तो जैसे कि मेरा एक कोड पड़ा हुआ है यहाँ पे, मैंने प्लेट्यूब से डाउनलोड किया था, बाय किया था, और वो कोड को मैं यहाँ पे ज़िप बनाऊँगा और यहाँ पे मैं करूँगा इसको ऐड टू अचीव। अगर आप इसको किसी और फ़ॉर्मेट में ज़िप बनाते हैं, तो ये वहाँ पे नहीं चलेगा। तो आपको ज़िप फ़ाइल में ही बनाना है, डॉट ज़िप में, और इसको ओके कर देना है। जैसे ये प्रोसीड होगा, इसके बाद हम इसको अपलोड करेंगे फाइलज़िला में, और फाइलज़िला में अपलोड करने के बाद हम इसको अनज़िप करेंगे कमांड प्रमोट के थ्रू, और वहाँ से जैसे ही अनज़िप हो जाएगा तो मेरा कोड पूरा का पूरा आ जाएगा, मैं उसको यूज़ कर पाऊँगा। फिर हम उसको इंस्टॉल करेंगे कि कैसे करना है। जैसे ही वो इंस्टॉल हो जाएगा, फिर उसके बाद अपना कोड रन कर सकते हैं। अगर आपको भी कोई दिक्कत आएगी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, क्योंकि ये अगर आपका प्लेट्यूब का कोई भी कोड है तो आप उसको ईज़िली इस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं अपने सर्वर पे। तो अब मैं थोड़ा-सा इस पार्ट को स्किप करूँगा, और अब हम इसको कंप्लीट होते ही हम इसको अपलोड करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 95% हो चुका है, 98, 99, देन अब 100। जैसे ये कंप्लीट हो गया अब ज़िप। अब हम इसको अब ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो मैं यहाँ से अपना फाइलज़िला ओपन कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इस फाइल को ड्रॉप करूँगा यहाँ पे। ड्रॉप करते ही ये सक्सेसफुली अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ये अपलोड हो जाएगी तो मुझे मैसेज आएगा कि योर फाइल इज़ सक्सेसफुली अपलोडेड। उसके बाद हम इसको अनज़िप करेंगे। तब तक आपको वेट करना पड़ेगा, ये 1 मिनट लगता है इसको। और आप नीचे देख सकते हैं कि ये नीचे आ रहा है कि कितनी फाइल्स हैं। तो आप देख सकते हैं ये अपलोड हो गया, ट्रांसफ़र सक्सेसफुली और ट्रांसफ़र फिनिश्ड। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एंटर करना है, और यहाँ पे जैसे कि मेरा रिकनेक्ट करूँगा इसको मैं दोबारा से, और यहाँ पे मैं डालूँगा अनज़िप कमांड। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा, तो मुझे उससे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं अगर डायरेक्टली अनज़िप नहीं होगा, तो मुझे एक बार डायरेक्टरी के अंदर एंटर करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे डालना पड़ेगा सीडी स्लैश वेयर स्लैश www स्लैश html। अब इससे क्या होगा, मैं डायरेक्टरी के अंदर एंटर हो चुका हूँ। अब मैं यहाँ पे मैं अपना कमांड दूँगा वो सूडो ज़िप और अनज़िप वाला, जिससे क्या होगा, ये अनज़िप करेगा फ़ाइल को, आस्क मी डॉट ज़िप को। मैं यहाँ लिखूँगा आस्क मी डॉट ज़िप और एंटर करूँगा। तो आप देख सकते हैं सारी फाइल्स को इम्पोर्ट कर देगा मेरे सर्वर पे, और आप देख सकते हैं सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पे अब दिखा रहा है अभी फ़ाइल नहीं, तो मैं इसको एक बार रिफ्रेश करूँगा। रिफ्रेश करते ही आपको सारी फाइल्स दिख जाएगी मेरी डायरेक्टरी में, एडमिन पैनल, इंस्टॉलेशन फाइल, सब कुछ। अब मैं इसको ब्राउज़र पे जाके इसको ओपन करूँगा। तो मैं एक बार सीडी करके बैक कर लेता हूँ यहाँ से भी। अगर आपको एग्ज़िट करना है तो आप सीडी लिख के एंटर कर देंगे तो आप वापस से आ जाएँगे वहीं पे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इसको इंस्टॉल करना है कोड को। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरी वेबसाइट को मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, फेल टू कनेक्ट आ रहा है क्योंकि मैंने अभी इंस्टॉल नहीं करा है कोड को। तो कोड को इंस्टॉल करने के लिए मैं आईपी पे स्लैश इंस्टॉल करूँगा, जिससे कि मेरी इंस्टॉलेशन फ़ाइल स्टार्ट हो जाएगी इंस्टॉल होना। और तब तक हम मैं चाहे तो डोमेन पे भी कर सकते हैं, और आपकी अगर डायरेक्टली एचटीएमएल या पीएचपी फ़ाइल है वो लोड हो जाएगी। क्योंकि मेरा कोड जो है वो प्लेटिव कोड है, तो मुझे इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, इसलिए वो वर्क नहीं कर रहा है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा स्लैश इंस्टॉल, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अब मैं यहाँ से एग्री करूँगा टर्म्स एंड कंडीशंस को, और नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे सिर्फ़ सब चीज़ों को स्टेटस एक्टिव है, बस एक config.php नहीं है, क्योंकि मैंने राइटेबल परमिशंस नहीं दिया, तो ये नॉट राइटेबल है। तो मुझे राइटेबल परमिशंस को देना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे को एक कमांड को उसमें ऐड ऑन्स करना पड़ेगा, एक और इंस्टॉल करनी पड़ेगी सीएमडी में जाके। जैसे ही मैं यहाँ से एक कमांड को इंस्टॉल करूँगा, ये वाली कमांड्स को, सेटअप एसएसएच की वाली को, और मेरा सर्वर वर्क कर जाएगा। तो उसके लिए मुझे जाना पड़ेगा, यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, sudo apt-get अपडेट। तो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं जाता हूँ सीडी पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे सीडी लिख के मैं बैक कर लेता हूँ, और इस कमांड को मैं पेस्ट कर दूँगा यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये अपडेट होना स्टार्ट हो चुका है, और मैं यहाँ से सेकंड कमांड को भी कॉपी कर लेता हूँ, मेक अ डायरेक्टरी डॉट एसएसएच, और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यहाँ से मैं दूसरी कमांड को कॉपी कर देता हूँ, और ऐसे ही मैं एक और बाकी कमांड्स को भी कॉपी करूँगा वन बाय वन। एक बार मैं यहाँ से अपने कोड पे चले जाता हूँ, उसको रिफ्रेश करके देख लेता हूँ। तो अभी भी मुझे सेम एरर दे रहा है, अभी भी नॉट राइटेबल आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, अपने फाइलज़िला पे जाके कोड को सिलेक्ट करके यहाँ से
जिसको हमें रीलोड करना है तो हम उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं कॉन्फ़िग को और यहाँ से हम एडिट करते हैं इसको। एडिट में हम इसको रीराइट परमिशंस दे देते हैं और मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एडिटर पे, व्यू एडिट। यहाँ से मैं दे देता हूँ फाइल परमिशंस, राइट परमिशंस देता हूँ, पब्लिक परमिशंस अनेबल, ओके कर देते हैं। ओके करते ही जैसे ये अपडेट करेगा तो रीराइट परमिशंस अनेबल हो चुकी है। मैं एक बार इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं रिफ्रेश के बाद ये राइटेबल हो चुका है और मैं यहाँ से नेक्स्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपना परचेज़ कोड और यहाँ पे आपको देना होगा लोकल होस्ट, होस्ट नेम और यहाँ पे देना होगा यूज़र नेम। यूज़र नेम जो अभी हमने क्रिएट किया था, तो मेरा यूज़र नेम एडमिन है जो मैंने क्रिएट किया था, तो मैं एडमिन दे देता हूँ। और यहाँ पे आपको देना होगा पासवर्ड, जो आपने क्रिएट किया होगा वहाँ पे अकाउंट क्रिएट करते हुए। यहाँ पे देना आपको डेटाबेस नेम और डेटाबेस नेम के लिए आपको पीएचपी में एडमिन लॉगिन करना होगा और एक डेटाबेस क्रिएट करना होगा यहाँ पे देने के लिए। तो मैं यहाँ से पीएचपी में एडमिन ओपन कर लेता हूँ और क्रिएट कर लेता हूँ न्यू डेटाबेस और डेटाबेस का नाम रख देता हूँ मैं यहाँ पे आस्क मी, क्योंकि मेरे वेबसाइट का नाम आस्क मी है तो मैं यहाँ पे आस्क मी रख देता हूँ, जो मेरा कोड है। और मैं यहाँ पे देता हूँ आस्क मी डेटाबेस नेम और यहाँ पे आपको देना अपनी वेबसाइट का यूआरएल। तो मैंने यहाँ पे दे दिया अपनी वेबसाइट का यूआरएल। इसके बाद आपको देना है साइट नेम, जो भी आप रखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे आस्क मी रख देता हूँ। साइट नेम में आप कुछ भी रख सकते हैं, जो भी आप रखना चाहें। तो मैं यहाँ पे टाइटल भी देता हूँ और यहाँ पे आपको ईमेल देना पड़ेगा एक, तो ईमेल भी हम दे देते हैं यहाँ पे एक। और सेम हम यहाँ पे एक यूज़र नेम दे देंगे यहाँ पे। तो मैं एक यहाँ पे यूज़र नेम देता हूँ और एक पासवर्ड देता हूँ। पासवर्ड देने के बाद आपको क्लिक करना है इंस्टॉल पे, क्योंकि मैं ऊपर कोड डाल चुका हूँ, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ एक पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ इंस्टॉल पे। जैसे ही मैं इस पे इंस्टॉल पे क्लिक करूँगा तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा और आपको थोड़ा-सा वेट करना पड़ेगा, जैसे कि ये इंस्टॉल हो चुका है सक्सेसफुली। अब हम क्लिक करेंगे लेट्स स्टार्ट। आप देख सकते हैं यहाँ लॉगिन पे आ चुका है और अब मैं इसको अपनी वेबसाइट पे भी ओपन करूँगा तो ये ओपन हो जाएगा। तो मेरी वेबसाइट पे आप देख सकते हैं कि ओपन हो रहा है और यहाँ पे रीडायरेक्ट कर रहा है। तो मैं यहाँ पे इसको अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करूँगा। तो अब देख सकते हैं मैं जो एरर था द साइट कांट बी रीच, अब वो भी एक बार रिसॉल्व हो चुकी है और मेरी वेबसाइट लोड हो रही है उस पे भी। और यहाँ से हम इसको लॉगिन कर लेते हैं, जो भी हमने लॉगिन यूज़र नेम बनाया। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ और यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। तो लॉगिन करने के बाद मैं अपने यहाँ पे पैनल पे आ चुका हूँ और यहाँ से मैं क्रिएट कर सकता हूँ क्वेश्चन, पोल्स और एडमिन पैनल भी दिखाता हूँ मैं आपको। एडमिन पैनल भी मेरा वर्क कर रहा है इसके वेबसाइट के ऊपर ही। और यहाँ से मैं सेटिंग्स जो भी आपको चेंजेस करने हैं अब आप वो कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं यहाँ से S3 कनेक्शंस वगैरह के लिए भी, अगर आप स्टोर करना चाहते हैं S3 में, तो आप S3 में जाके यहाँ से डेटा अपना एक S3 बकेट क्रिएट कर लें और उसको यहाँ से कनेक्ट कर दें। तो यहाँ से मैं बता सकता हूँ बकेट कैसे क्रिएट करना है। आप यहाँ पे बकेट AWS कंसोल में जाएँगे और यहाँ से आपको जाना है AWS के अंदर और यहाँ से आपको जाना है EC2 में, S3 में सॉरी, S3 में आपको बकेट मिल जाएगा आपका, जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो मैं यहाँ से S3 ओपन कर लेता हूँ और S3 के अंदर आपको यहाँ पे क्लिक करना है क्रिएट बकेट और अब बकेट क्रिएट करते ही आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो आप उस एक्सेस को यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप बकेट का नाम रख लो और यहाँ से रीजन को सेम रीजन दोनों में सेलेक्ट कर लेना और यहाँ पे आप नीचे जाके इसको आपको करना है यहाँ से क्रिएट बकेट। जैसे कि आपका बकेट क्रिएट हो चुका है और अब इसके यहाँ से आप जाएँगे, तो आपको यहाँ से क्रेडेंशियल मिल जाएँगे, सिक्योरिटी एंड क्रेडेंशियल्स। और यहाँ से आप सिक्योरिटी क्रेडेंशियल्स को कॉपी करके, डाउनलोड करके यहाँ से कॉपी करके आप वहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो आपकी वेबसाइट वर्क करना स्टार्ट कर देगी। आपका स्टोरेज AWS में स्टोर हो जाएगा। तो अपनी वेबसाइट का डेटा सारा स्टोर कर पाएँगे आप वहाँ पे AWS में और S3 बकेट के अंदर। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है और आपको कैसे करना है अपनी वेबसाइट को होस्ट, ये था। और आप सबको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट
and don't forget to subscribe.